नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत में खेल मनोविज्ञान में। आज हमारे साथ हैं अक्षत रूहेला, जो एक इंटरनेशनल पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं और ये साई एनसीओई गांधीनगर में रह चुके हैं। इनके साथ इन्हें उत्तराखंड सरकार द्वारा दक्ष दिव्यांग खिलाड़ी से सम्मानित किया गया था सन 2020 में। तो अक्षत जी, नमस्ते सर, कैसे हैं? नमस्कार, बढ़िया। तो ये हमारे श्रोताओं जो हैं वो आपके यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे कि आपने जो पैरा बैडमिंटन में आपने जो अपनी जर्नी करी और आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया ताकि आप इस स्पोर्ट को इतने कॉम्पिटिटिव लेवल पर खेल सकें? सबसे पहले धन्यवाद आप सभी का एंड मैं जो फर्स्ट हमारा ये आपने जो बताया कि आपने क्यों क्या चीज़ मोटिवेट की कि आपने इतने अच्छे लेवल पे खेला, इतने कॉम्पिटिटिव लेवल पे। तो सर मेरा एक ही है कि देश के साथ पेरेंट्स के लिए करने के लिए कुछ मिला मेरे को इसलिए इसको मतलब बहुत मैंने कभी सोचा नहीं कि मतलब मैं इतने अच्छे लेवल पे पहुँचूँगा, अपने पेरेंट्स को इतनी खुशी दूँगा। तो जी, मेरा जो मेन मोटिव रहा, वो अपने देश के लिए खेलने के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए, अपने जी, पेरेंट्स की खुशी के लिए। काफ़ी अच्छी बात है ये। जी, तो अगर अक्षय जी हम बात करें आपकी इतनी लंबी जर्नी के बारे में, जी। तो जब आप आज अपनी उस जर्नी को देखते हैं, तो जी। क्या ऐसे सबसे बड़े आपको लगे कि मेंटल चैलेंजेस रहे या इमोशनली आपको रुकावट मिली, जो आपको ख़ास करके जब आपने ये करियर स्टार्ट किया होगा, तब जी। आपको देखने को मिली थी? देखिए स्टार्टिंग में तो बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, इमोशनली भी और बहुत सारे होते हैं। मतलब मैं अपना एक इंसिडेंस बताऊँ, बीच में एक जगह मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। देन मैं बहुत डिमोटिवेट हुआ था। मैंने एक टाइम पर ये भी सोच लिया था कि कहीं न कहीं मैं गेम छोड़ दूँगा मतलब अब। बीच में ये 2021 की बात है। आफ्टर जी, कोविड आफ्टर कोविड एक अच्छा खासा एक टूर्नामेंट था, उसमें हमने मतलब सिलेक्शन का कुछ इश्यू क्रिएट हो गए थे लाइक सम पॉलिटिक्स एंड दिस। तो इसलिए मतलब उसमें मेरे को ये डिसाइड किया मैंने खुद से कि मैं अब गेम छोड़ दूँगा। देन उसके बाद मेरी मम्मी ने मेरे को मेंटर की तरह काम किया जी, कि उन्होंने मेरे को समझाया कि नहीं, एक जगह फेलियर हुए हो, एक जगह फेल हुए हो, तो तुम्हें ज़रूरी नहीं कि तुम पूरी लाइफ टाइम ही फेल होगे। तो बिल्कुल, वहाँ मेरी मम्मी ने मुझे समझाया एंड देन वहाँ से फिर मैं आगे कंटिन्यू चला और अभी तक मैं रुका नहीं। अब मैं आगे भी नहीं रुकूँगा जहाँ तक है। बिल्कुल। जी। तो अगर मैं उस अर्ली करियर स्टेजेस की बात करूँ और आज जबकि आप इंटरनेशनल लेवल पर भी कम्पीट कर चुके हैं, जी। तो आपको अभी जो इंटरनेशनल लेवल पर जब हम बात करें, तो किस तरह के चैलेंजेज़ आपको दिखते हैं जो कि साइकोलॉजिकली हैं? ख़ास करके जब आपके जो टूर्नामेंट्स हैं उनके पहले और टूर्नामेंट खेलते स दौरान? सबसे पहले तो फिर यही फेस जो हमारा एक चैलेंज होता है, हमारे चैलेंज बहुत टाइप के होते हैं। हम साइकोलॉजिकली अगर देखें तो सबसे पहले चैलेंज यही है कि आप वहाँ पे जा रहे हैं, आपका फर्स्ट टूर्नामेंट है। आपको मेडल के बारे में आपको रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचना। जी, क्योंकि आप रिज़ल्ट के बारे में सोचेंगे तो आप प्रेशर फ़ील करेंगे एंड देन आप जब प्रेशर फ़ील करेंगे तो फिर आपकी परफ़ॉर्मेंस बहुत बेकार हो जाएगी। बिल कि जब भी हम आगे का प्रेडिक्शन करके जाते हैं तो वो चीज़ नहीं होती है, तो हमें खुद को भी हर्ट होता है एंड कहीं न कहीं जब आप उम्मीदें लेके जाते हो उन दूसरों की तो उनको भी हर्ट होता है। तो आपको रिज़ल्ट के बारे में प्रेडिक्ट करके नहीं जाना, अपना बेस्ट देके आना है। बस यही है मेरा। तो ये जो आपने बात करी काफ़ी अच्छी बात करी, गीता में भी कहा गया है इस चीज़ पर, कर्म करो फल की चिंता ना करो। जी। पर कहीं न कहीं जब एक एथलीट खेलने जाते हैं तो दिमाग में कहीं न बैक ऑफ द माइंड तो ये होता है कि हमें मेडल्स चाहिए। तो इस चीज़ को आपने कैसे अपने मन से दूर रखा? आपने आखिर ऐसा क्या किया उस समय कि आप जो है उस चीज़ पे उस सोच पर काबू कर पाएँ? मेरे कोच हैं मनोज सर, उन्होंने मेरे को एक चीज़ सिखाई थी बीच में। मैंने उनसे ये चीज़ सीखी थी, मैंने अपने माइंड को कंट्रोल किया। उन्होंने मुझको एक ही चीज़ बोला कि जब तुम कोर्ट में उतर रहे हो या जब तुम खेलने जा रहे हो, तो अपने साथ क्या लेके जा रहे हो? मतलब क्या लेके जाने इन द सेंस मतलब मतलब सामान में नहीं, मतलब एक उम्मीद के अलावा क्या लेके जाओगे? जी, ठीक है? तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली कि अक्षय देखो, अगर बिना उम्मीद के जाओगे ना,
और अगर हार भी गए तो इतना हर्ट नहीं होगा। बट उम्मीदों के साथ जाओगे तो हारोगे तो ज़्यादा हर्ट होगा। और मेरा खुद का मानना ये है कि देखो सिंपल है, अगर तुम कुछ भी लेके तो नहीं जा रहे टूर्नामेंट्स में, मैं जितने मेरे जूनियर्स हैं या मेरे कलीग्स हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ, कुछ भी लेके नहीं जा रहे हो आप लोग, सिंपली जाओ, अपना बेस्ट दे के आओ। और अगर आप बेस्ट दिया आपने तो आपके साथ ट्रॉफी तो आएगी आएगी, ट्रॉफी के साथ एक्सपीरियंस आएगा। और थोड़ा-सा अगर बेस्ट से थोड़ा-थोड़ा चूक गए, ट्रॉफी नहीं तो एटलीस्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आएगा कि नेक्स्ट टाइम आप और स्ट्रॉन्ग बन के जाओ। और जो सामने जो आपका प्लेयर है, वो कहीं न कहीं ये सोचे कि यार नहीं, नेक्स्ट टाइम मतलब ये अच्छा और अच्छा कर सकता है। उसके मन में कहीं न कहीं से डाउट डाल के आओ। तो अक्षत, ये तो हो गई आपकी बात। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई एथलीट मैच खेलने जाते हैं, तो उनके साथ-साथ उनके परिवार और साथ में उस देश या उस प्रांत के लोगों का भी एक उम्मीद उनके साथ होता है। एक उम्मीद आती है कि ये खिलाड़ी अगर जा रहा है, ये मेडल लेके आएगा। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है, इससे भी एक मानसिक रूप से कहीं न कहीं तनाव पड़ता है। तो आप इस चीज़ को कैसे डील करते हैं? हाँ, ये से आपने बिल्कुल सही कहा। ये चीज़ें होती हैं, हर एथलीट के साथ होती हैं और हर लेवल पे होती हैं। आप भले ओलंपिक में हो, भले आप इंटरनेशनल में, भले आप डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में, हर हर लेवल पे होती हैं। तो स्पेशली मैं अपनी बात करूँ तो मैं इसमें मेडिटेशन करता हूँ और जो ये थॉट्स हैं, इसको कहीं न कहीं माइंड के उस कॉर्नर में डालता हूँ कि जहाँ मेरा मैच खेलते समय फ़ोकस ही ना जाए या थॉट्स कभी दोबारा मन में रिपीट ना हो। तो मैं तो यही करता हूँ सर स्पेशली, और मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि हर एक न्यू प्लेयर को कि ये चीज़ करे, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, एक जी, हर एथलीट की लाइफ में। जी। तो कोई ख़ास ऐसी मेडिटेशन एक्सरसाइज़ है जो आप करते हैं, जो आप चाहते हैं कि दूसरों को लोग को करनी चाहिए? फिर उम, एक एक्सरसाइज़ है जो हम मैचेज़ के दौरान करते हैं, जो मैचेज़ जैसे हमारा चल जी, रहा होता है, हमारा थोड़ा-सा हमें 1-2 सेकंड का रिलैक्स मिलता है, उसी में वो एक्सरसाइज़ हो सकती है ईज़िली। आपको डीप ब्रीथ लेनी है, 1 या 2 सेकंड होल्ड करना है एंड देन आपको रिलैक्स कर देना है। जी, आपको इन्हेल और एक्सहेल एक्सरसाइज़ है। इन्हेल में आपको करना है, देन उसके बाद वेट करना है, फिर एक्सहेल कर देना है। बस ये जी, चीज़ करनी है, इससे क्या होगा आपके माइंड को ऑक्सीजन मिलेगा, देन वो चलेगा एंड सब ठीक होगा। मैचेज़ के दौरान स्पेशली, एंड देन हम लोग अलग-अलग एक्सरसाइज़ होती हैं मैचेज़ के बाद में। मैचेज़ उसमें एक एक्सरसाइज़ ये भी है कि आप सेम ही है, आप डीप ब्रीथ करेंगे, देन आप 5 सेकंड होल्ड करेंगे, देन आप फिर एक्सहेल करेंगे, देन आप 5 सेकंड फिर होल्ड करेंगे एक्सहेल करने के बाद। ये एक्सरसाइज़ भी हैं। जी। जी, तो अक्षत, बात अगर करें तो कई बार ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं या कोई ऐसे मोमेंट आते हैं मैच के दौरान भी, टफ मोमेंट जिनको कहते हैं, कि जब आप जी, इतनी चीज़ जानते हैं लेकिन फिर भी वो जब वो मोमेंट आता है, तो कहीं न कहीं जो एक व्यक्ति का, एक एथलीट का जो मेंटल स्टेट है, उसका जी। फ़र्क सीधा-सीधा परफ़ॉर्मेंस पर आ जाता है। चाहे वो हो सकता है पॉज़िटिव वे में आए या हो सकता है वो नेगेटिवली भी आए। तो क्या ऐसा कोई मोमेंट है आपके साथ जो आपको हुआ, जो आपको अभी याद है और आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी सर, जब मेरा फर्स्ट नेशनल था, जी, देन वहाँ पर मैं मतलब मैं उस टाइम पर आई थिंक 12 और 13 इयर्स का होऊँगा। जी, देन वहाँ पर क्या हुआ, मैं मतलब साइकोलॉजी हारा। मेंटली तो मतलब फिज़िकली तो हारा ही हारा, साइकोलॉजिकली ज़्यादा हार गया, माइ माइंड से ज़्यादा हार गया, मतलब मेरा माइंड से ही हार मान ली खुद की कि अब मैं हार गया। जी, उसका कारण ये था कि मतलब मैं बहुत छोटा था, मैं वहाँ पे मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं था। उस समय मेरे पास ऐसा कुछ सपोर्टिंग स्टाफ या ऐसा कुछ नहीं था। तो उन्होंने मेरे को मेरे एक सर, मैंने बताया मनोज सर, हम जी, लोग नेशनल्स में गए, वहाँ मेरे को फिक्चर मिला, जो हमारे मैचेज़ होते हैं, फिक्चर होते हैं, जो जिसमें हमें मैचेज़ मिलते हैं, जिसमें किसके साथ हमारा किसका मैच है, जी, वो मिला। तो वहाँ पर देखा मैंने, राकेश पांडे एक एक भैया हैं, उनके साथ मैच है। मतलब मुझे नहीं पता था कि भैया हैं, मैंने सर से बोला, मैंने सर राकेश पांडे जी के साथ मैच है। देन उन्होंने बोला ठीक है चलो, सर मैं मतलब मन ही मन मुस्कुराए, एक छोटी सी स्माइल दी, क्रिस्पी सी। तो जी। उन्होंने मैं सर के ऐसे किया, तो सर ने कहा चल तुझे मिलवा के लाता हूँ उनसे। हुँ, तो जब हुँ। मैं मिल के आया तो सर वो मेरी एज से 2-3 गुना थे सर बड़े। क्योंकि हमारे पैरा में एज नहीं देखते हैं। ओके, सिर्फ कैटेगरी होती है, हैंड कैटेगरी एंड लेग कैटेगरी, उसमें एज नहीं होती है। जी, अब जो न्यू प्लेयर्स आ रहे हैं उनके लिए अच्छा है कि एज मिलती है, बट अब पहले नहीं था, 2018 में नहीं था। ये ओके, 2018 की बात है। तो जब मैंने उनको देखा, तब मैं वहीं हार गया, मतलब माइंड से कि मैं क्या ही जीतूँगा, जबकि शायद अगर मैं एफर्ट लगाता या कुछ ना कुछ तो बेटर करके आ सकता था, बट मैं ओके, वहाँ हार गया। तो वो मेरा साइकोलॉजी में पहली बार, मतलब पहली बार में ही मैंने वो चीज़
फेस कर ली कि क्या होता है, कितना माइंड का स्ट्रॉन्ग होना कितना ज़रूरी है। अच्छा। तो जी, जब आपने ये डिफीट फेस करी, जी। तो उस समय क्या इमोशंस जनरली आपको फ़ील हुए और कैसे आपने उन इमोशंस से ओवरकम किया? सर सबसे पहले तो जब भैया को देखा था तो एक डर बैठ में कि इनके साथ खेलूँगा, क्योंकि एक बच्चा ही होता है 12-13 साल का बच्चा ही है, वो कहाँ जी, फेस करेगा। तो कहीं न कहीं माइंड में आया कि मैं डर गया था कि यार इनके साथ कैसे खेलूँगा? माइंड में ये आता था कि इनके साथ कैसे खेलूँगा? देन उस चीज़ को फिर मैंने उस समय मुझे बिल्कुल भी मतलब इस चीज़ का समझ नहीं था या मतलब मैंने फेस नहीं की थी, फर्स्ट टाइम था मेरा। हुँ, तो वो हुँ। मैच तो मैं हार गया, बट मैंने उस मैच से एक ही चीज़ सीखी। उन्होंने भैया जो अपोनेंट भैया हैं राकेश भैया, जी, उन्होंने भी मतलब काफ़ी चीज़ें मेरे को समझाई क्योंकि मैं उसमें छोटा ही था, यंग प्लेयर हूँ। उन्होंने को ये लगा कि समझाना चाहिए, उन्होंने समझाया तो उन्होंने ये बोला कि अक्षत मेहनत करो बस। उन्होंने ये चीज़ बोली थी, बोला कि सिर्फ मेहनत करो, मैंने फल का मत सोचो। तो सर नेक्स्ट ईयर ही जब मैंने ये चीज़ देखी, मैंने घर पे आके मेहनत की, अपने एक सर से बात की मनोज से, घर पे आके मैंने की सर नेक्स्ट ईयर ही मैंने नेशनल से ब्रॉन्ज़ मेडल मतलब मेरा आया। जी, नेक्स्ट ईयर 2019 में मेरा नेशनल में ब्रॉन्ज़ मेडल आया था, उसके ओके, नेक्स्ट ईयर ही। तो 1 साल में मेहनत मतलब बोलते हैं कि टाइम कम है बट 1 साल ही बहुत होता है सर, बिल्कुल। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है। जी, जी, जी। जी, तो आपने जैसे पहले बात की कि आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ करते इन्हेल और एक्सहेल की। जी, तो क्या वो जो आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ करते हो, वो सिर्फ़ मैच जी, के दौरान करते हो या आप डेली में भी करते हो? इसकी जो लाइक रूटीन्स जो प्रैक्टिसेज़ होती हैं, इसके अलावा जैसे कुछ और टेक्निक्स भी आती हैं, जैसे विज़ुअलाइज़ेशन है या मोटिवेशनल सेल्फ टॉक है, पॉज़िटिव सेल्फ टॉक भी कहते हैं, ताकि जी, आप प्रेशर सिचुएशंस में उसको हैंडल कर सको। तो क्या इनमें जी। से भी आप कुछ ऐसा है जो आप डेली प्रैक्टिस करते हो, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए? सर इसमें से इमेजिनेशन करता हूँ सर मैं सोने से पहले जी, कि डेली कि मतलब मेरा मेडल आएगा। जो एक टारगेट होता है कि लाइक आपका अभी कोई मेजर टूर्नामेंट आ रहा है लाइक अभी 2026 में एशियन है, एशियन गेम्स, एशियन पैरा गेम्स तो उसमें एक इमेजिनेशन होता है कि हाँ, हमारा नाम सेलेक्ट होगा, हम इसमें जाएँगे और पूरा इमेजिनेशन हम लोग करते हैं। मैं करता हूँ एंड देन मैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज करता हूँ हर प्रैक्टिस सेशन के बाद, हर प्रैक्टिस सेशन के अगर मैंने 3 प्रैक्टिस सेशन करें, तो 3 प्रैक्टिस सेशन के बाद मैं 10 मिनट ब्रीथिंग एक्सरसाइज करूँगा। जी, देन मेरा पूरा सेशन ओवर होगा। उसके बिना सेशन ओवर मैं नहीं समझता ओके। और वो मैं मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के फ़ोर्स वो खुद से करना चाहिए। वो ना ही कोई कोच करवाते हैं, ना ही कोई सपोर्टिंग स्टाफ, वो खुद से करना चाहिए। कोचेज़ सपोर्टिंग स्टाफ एक बार आपको बता देंगे, 2 बार बता देंगे, वो खुद से करना है आपको। जी। जी, तो अक्षत कई बार ऐसा भी होता है कि जब मैच हमारे खेल रहे हैं तो जी, शुरुआत से मैच हमारे हिसाब से नहीं जा रहा है। फिर बीच में जी, एक टाइम मिलता है जब हम अपनी चीज़ों को सोचते हैं, कुछ समझते हैं कि कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ इश्यूज़ आ रहे हैं। हम उस समय जी। कुछ मेंटली भी दिमाग पे जोर देते हैं और अपने आस-पास के सिचुएशन को एनालाइज़ करते हैं। और फिर उसके बाद जो हमारा खेल होता है वो एकदम बदल जाता है। तो क्या ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है जहाँ आपका ये रेज़िलियंसी चेक हुई हो? जहाँ आपके पक्ष में मैच नहीं था पर फिर आपने एकदम कोप अप करके उसको बैलेंस करा हो? सर हुआ है मेरे साथ बट ये मैचेज़ मेरे साथ नेशनल लेवल पे ही हुआ था। एबल बॉडी नेशनल्स होते हैं इस एसजीएफआई टूर्नामेंट्स जी, स्कूल नेशनल्स। तो उसमें क्या था उसमें स्पेशली पैरा एथलीट मैं ही, बाकी सब एबल एथलीट हैं। तो ओके, वहाँ पर थोड़ी-सी सिचुएशंस चेंज हुई थी कि लाइक वहाँ पर उस टाइम तक मैं काफ़ी मेंटली स्ट्रॉन्ग था ये लास्ट 2023 की बात है। ओके। तो इस समय तो मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग था, मैंने चीज़ें हैंडल की। थोड़ा-सा एक होता है ना सोसाइटी की बोलती है कि पैरा एथलीट है, तो जी, जी। थोड़ा-सा अंडरएस्टिमेट वाली बात थोड़ा-सा उस टाइम पे मैंने फेस की थी कि सब लोगों को लगा कि मेडल नहीं है, मतलब एक पैरा एथलीट आया अक्सर तो उसका मेडल नहीं है। बट वो चीज़ मैंने मन में पॉज़िटिव वे में लिया कि नहीं, पॉज़िटिव वे में लेने का एक ही था मेडिटेशन किया पहले मैच से पहले, देन उसके बाद ब्रीथिंग एक्सरसाइज मैच के बीच में भी की। अ, उसके बाद मैंने जितना मैंने खुद से सीखा है, जी, बैडमिंटन काफ़ी फ़ास्टेस्ट गेम है। आपको इसमें हैंड से अपना माइंड भी काफ़ी फ़ास्ट चलाना है। हैंड्स बिल्कुल। के साथ आपको माइंड भी काफ़ी फ़ास्ट चलाना है और माइंड को कूल रखना है। जी, तो सर मैं माइंड को कूल रखने के लिए मेडिटेशन ही करता हूँ सर माइंड को कूल रखने के लिए। जी, जी, और बस यही कहता हूँ मैं कि देखो ना तो कुछ लेके आया हूँ, ना ही कुछ
लेके ज़रूर जा सकता हूँ अगर माइंड कूल रहा तो। तो सर उस समय मेरे को यही चीज़ मैं इसकी सेम चीज़ में मैंने बोला है, मैंने फिर से मेडिटेशन किया। उसमें थोड़ा-सा स्कोरिंग में थोड़ा-सा आगे-पीछे हम लोग चल रहे थे। जी, वो जो मेरा ओपोनेंट है, वो लखनऊ से थे सर। हमारा ये मैच जी, लखनऊ में था, तो जी, फाइनल्स में हम लोग लखनऊ के साथ ही हमारा मैच हुआ था। तो उनसे हमारा यही मैच हुआ था कि मतलब फाइनल था डबल्स में, जी, बॉयज़ डबल्स 21। तो जो मेरा पार्टनर था वो एबल बॉडी है, मैं जी, पैरा एथलीट था। ओके, तो वहाँ पर हम थोड़ा आगे-पीछे चल रहे थे, फिर मेरे पार्टनर ने मेरे से बात की, मैंने उससे बात की। जी, तो हमने एक सॉल्यूशन निकाला, हमने कहा कि अब हम उल्टा गेम चलाएँगे। मतलब उल्टा गेम हम रैली किस डिफरेंट टाइप की कर देंगे, कि जहाँ से मैं मार रहा हूँ, वहाँ से मैं नहीं मारूँगा, तू मारेगा। तो इस ओके, तरीके से हमने चेंजेस किए जी, जी, और एंड फाइनली हमारा गोल्ड आया। क्योंकि हमने एनालाइज़ बीच में ही कर लिया, वो एनालाइज़ हमने ऐसी चीज़ इसलिए किया क्योंकि मैंने उसको मेडिटेशन किया, उसको भी मतलब थोड़ा-सा हमने समझाया एक-दूसरे को। हमें मैच से पहले सब कुछ हमने प्री मैच बोलते हैं ना, प्री मैच शेड्यूलिंग वो कर ली थी सर। जी। तो ये होता है सर। जी, तो ये तो हो गई आपकी बातें। जी। अब कुछ हम जानना चाहेंगे कि पहले और अब में क्या फ़र्क आया हमें? हाँ, जैसे कि जब आपका इंटरनेशनल करियर स्टार्ट हुआ, तो जी, उस समय आपके लिए लाइक मेंटल टफनेस एक वर्ड है एथलीट यूज़ करते हैं, कि जी। स्पोर्ट में क्या मायने रखता था? और अब आप चूँकि एक्सपीरियंस आपने लिए इतने, तो क्या जो मेंटल टफनेस की डेफ़िनिशन थी या उसको देखने का तरीका था या उसकी जो समझ थी, क्या उसमें कोई बदलाव आए? अ, सर पहले मेंटल टफनेस बहुत मतलब लोगों को मतलब पता नहीं था मतलब इस चीज़ के बारे में। हुँ, हुँ। खाली लोग कहते थे कि हम डर रहे हैं, हम नर्वस हो जाते हैं। मतलब जो हमारे साथ के एथलीट थे, उनका यही था कि नर्वस हो जाते हैं। मतलब पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। ज़्यादा टाइम की बात नहीं है 2019-17 में मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के एथलीट्स होते हैं, उनको नहीं पता होता। ये चीज़ गलत भी है मतलब हमारी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इस पे करना चाहिए। जी, तो उन्होंने उनको यही बोला कि मतलब साथ वालों को कि मेंटल टफनेस कुछ नहीं होता, मतलब सिर्फ़ खेलो। छोटे लेवल पे यही होता है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट पे कि सिर्फ़ खेलो। जी, सेम मेरे साथ चल रहा था सर, सेम चीज़ें मेरे साथ चल रही थी। मैंने आपको बताया 2018 में मेरा नेशनल्स में मेरे साथ जो चीज़ मैंने फेस की, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सेम चीज़ मैंने उसके बाद फिर मैंने अपने अपने खुद से वर्क करना स्टार्ट किया पहले थोड़ा-सा। हुँ, मेरे हुँ। सबसे ज़्यादा मेरे मेंटर रहे मेरे मनोज सर, जी, मेरे पेरेंट्स और सर बाकी तो सर मतलब खुद से भी एक होता है पॉज़िटिव रहना, वो चीज़ बिल्कुल। मैंने खुद से रहनी सीखी। हुँ, हुँ। देन पुराने टाइम पर मतलब जो पहले का था जो स्टार्टिंग में वो मेंटल टफनेस काफ़ी वीक थी मेरी स्पेशली काफ़ी पुअर बोलेंगे, वीक बोलेंगे, जी, दोनों ही मान लीजिए मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं था। और उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चेंजेज़ आते हैं, धीरे-धीरे बेटर हुआ। 2023 एंड 24 के आस-पास मतलब काफ़ी अच्छी मेंटल टफनेस हो गई मतलब आपको मतलब मेरे को मतलब मैचेस से अब इतना वो नहीं लगता एक मैच फ़ियर होता है सर। जी, पहले मेरे को मैच फ़ियर लगता था बट अब नहीं। ओके। पहले लगता था सर स्टार्टिंग में वो इसलिए क्योंकि मेरे को मतलब मैच खेलने का एक्सपीरियंस नहीं था। हुँ, हुँ। मेरे को मनोज सर ने वही वाली चीज़ बोली कि कुछ एक्सपीरियंस ही वाली एक्सपीरियंस लेके आओगे, तो डरो जी, मत। पहले सर मैं एबल बॉडी से डरता था खेलने में, एबल बॉडी के साथ कैसे खेलूँगा, वो पूरे फिट हैं, मैं फिट नहीं हूँ, मैं पैरा एथलीट हूँ। बट नहीं सर, अब चीज़ें ये हैं कि अब मैं खेलूँगा उनके साथ, देखते हैं क्या होगा। जी, बिल्कुल। जी। तो क्या कोई पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल स्किल या कुछ इन्फॉर्मेशन या टेक्नीक आपने इस अपने सफ़र में पाई, जो आपको लगता है कि काश ये मैं पहले से जानता अपने अर्ली स्टार्टिंग करियर के टाइम में, तो चीज़ें कुछ अलग होती? अम, ये सर थोड़ा-सा जब हमारा सिलेक्शन हुआ 2023 में सर साई में जी, साई गांधीनगर एनसीयू साई गांधीनगर जी, इसमें तो यहाँ पर सर जो साइकोलॉजी टीम मिली, साइकोलॉजी एक मैम है, वहाँ पे सर हैं, फुल सपोर्टिंग स्टाफ वहाँ पर है। तो जी, उन्होंने जो हमें एक स्किल सिखाई, एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज़ जो बताई, वो मुझे लगता है कि काश अगर मुझे पहले नेशनल लेवल पे मिल जाती, जी, जी, तो मेरे को और अच्छा हो सकता था वो नेशनल परफॉर्मेंस में। मेडल को तो नहीं बोल सकते क्योंकि फर्स्ट नेशनल था, बट हाँ, परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती थी। तो बिल्कुल। वो चीज़ लगती है कि हाँ, काश पहले मिल जाती। जी, ये है। जी। तो इसके अलावा जो एथलीट्स होते हैं उनको काफ़ी पब्लिक अटेंशन या कई बार उनके कंपैरिज़न भी किए जाते हैं। कई बार उनको फेलियर होने का डर कहीं न कहीं अंदर में आता भी है, मैचेस के टाइम में भी।
तो क्या आपको लगता है ये जो साइकोलॉजिकल स्किल्स आपने सीखी है कहीं न कहीं उसमें मदद करेगी? यस सर, डेफ़िनेटली ये चीज़ मदद तो करेगी सर, क्योंकि आप जो आपकी साइकोलॉजी एक्सरसाइज़ है, ये जो आपको सपोर्टिंग स्टाफ होगा ना साइकोलॉजी में, जी। वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग कर देगा मेंटली हुँ, हुँ। कि आपको ये चीज़ ईज़िली आप फेस कर सकते हैं, ईज़िली। जी। तो ये चीज़ मुझे कभी काफ़ी हेल्प की है और आगे भी एथलीट्स को करेगी। बस ये है कि हमें छोटे लेवल पे मतलब डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल पे हमें ये चीज़ नहीं मिल पाती है। तो इसलिए हमारी थोड़ी-थोड़ी कहीं न कहीं परफ़ॉर्मेंस हमारी थोड़ी डाउन हो जाती है। सारे एथलीट्स की पैरा एथलीट, एबल एथलीट, सब एथलीट्स की यही प्रॉब्लम है कि हम लोग साइकोलॉजी में सपोर्ट इससे हम लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसकी वज़ह से परफ़ॉर्मेंस कहीं न कहीं डाउन हो जाती है इंडिया में। जी। जी, तो अगर मैं अप्रोचेज़ की बात करूँ, जी, तो आप चूँकि इतने साल से खेल रहे हैं, तो कहीं न कहीं साइकोलॉजिकली या इमोशनली वेल-बीइंग के लिए आपके इंटरेक्शन कोचेज़ से भी रहे, जी, मेंटर्स भी आपके रहे और आपने जी, जैसा अभी मेंशन किया कि आपके साथ साइकोलॉजिस्ट का भी इंटरेक्शन रहा। जी। तो क्या आपको कहीं फ़र्क दिखा उन चीज़ों में? या कहीं आपको लगा कि कहीं पे रूल्स उनके हैं, कहीं कोलाइड कर रहे हैं या सबके जो चीज़ों को समझाने के तरीके हैं उसमें कहीं अंतर है या अप्रोच में कहीं अंतर है, ऐसा कहीं आपको फ़र्क दिखा? हाँ सर, देखिए जैसे मनोज सर का एक अलग चीज़ जी, है, समझाने का एक अलग मेथड है। जी, हमारी साइकोलॉजी टीम थी, उनकी अलग मेथड्स थे। जी, तो सर सभी का अलग रहता है बट हाँ, ये है कि ऑल ओवर अगर मैं देखूँ तो सब पॉज़िटिव ही होता है सब कुछ। मतलब सबके जो भी है जी, समझाने का वे सब पॉज़िटिव में ही है। बिल्कुल। और यही है मेरा मेरा बोलना कि आप खुद से पहले पॉज़िटिव हो जाइए। सपोर्टिंग स्टाफ एंड मेंटोर्स एंड कोचेज़ सब आपको पॉज़िटिव ही मिलेंगे अगर आप खुद पॉज़िटिव हैं तो। काफ़ी अच्छे ख़यालात हैं आपके। जी, तो कहीं भी आपको जो है चूँकि आप पैरा एथलीट भी रहे हैं, जी, तो कहीं न कहीं जैसा हमारे सोसाइटी कल्चर में भी रहा है ये, तो जी। कहीं आपको कोई स्टिग्मा या स्टीरियोटाइपिंग मिली आपकी डिसेबिलिटी को लेकर के, ख़ास करके आपकी स्पोर्टिंग जर्नी में? कि आपको कुछ ऐसे थॉट्स या असम्पशन्स मिले हों लोगों की तरफ से और इसकी वजह से आपके कहीं न कहीं आपके खेल पर असर पड़ा हो, आइदर पॉज़िटिव आइदर नेगेटिव हो सकता है ये। तो क्या ऐसा हुआ है कि आपके पहले जब आपने स्टार्ट किया होगा? हाँ सर, एक्चुअली बैडमिंटन जो गेम है, जी, वो इंडिया में बोला जाता है कि लड़कियों के लिए है। सबसे ओके। पहला तो मिथ ये है कि लड़कियों के लिए नहीं है वो गेम, उसमें लड़के भी हैं। अभी जी, रिसेंटली अगर मैं बोलूँ तो 2024 में जो ओलंपिक हुआ है पेरिस में, जी, उसमें लक्ष्य सेन हमारे इंडिया के सेमीफाइनल तक पहुँचे हैं। तो जी, वो लड़कों का गेम भी है, ये मिथ थी। तो सर कहीं न कहीं गाँव में ना जैसे मैं गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ, जी, तो जी, वहाँ जी, पर ये था कि एक तो मतलब हाथ में प्रॉब्लम है, ऊपर से बैडमिंटन चिड़िया बल्ला बोलते हैं सर गाँव में। जी, तो ये चीज़ में थोड़ा-सा मतलब हर्ट करता था कि चिड़िया बल्ला नहीं होता, वो बैडमिंटन होता है और वो अच्छा। चिड़िया नहीं होती, उसको शटल बोलते हैं, रैकेट बोलते हैं, हुँ, ये हुँ, होता है उसमें गेम में। तो थोड़ा-सा मतलब ये चीज़ लोगों के मिथ में है कि ऐसा है। बाकी मेरे को भी जो फेस करना पड़ा वो यही था कि मतलब एक हाथ से कितना कैसे खेल लेते हो, क्या खेलते हो? हुँ, हुँ। थोड़ा-सा लोगों को सा एक्सप्लेनेशन वाली बात थी जी, जी, कि जी। मतलब क्या क्या करते हो, क्या कैसे? तो धीरे-धीरे सर मैंने उस चीज़ को पॉज़िटिव लिया, कि खुद से क्यों बताना है? मतलब लोग आज के टाइम पर सोशल मीडिया है, जी, सब कुछ है, वहाँ पर देखें पैरा पैरा स्पोर्ट्स को ऊपर उठाना है, पैरा स्पेशली पैरा बैडमिंटन को, देन मैंने खुद से पे मेहनत करना स्टार्ट किया हुँ, हुँ। और मैंने यही मतलब उसको चीज़ को पॉज़िटिव में मैंने लिया, मैंने नेगेटिव में नहीं लिया। मेरे को क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो लास्ट कुछ फ्यू इयर्स हैं, इसमें मैं मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। तो मैंने उसको अपने रिलेटिव्स की बातों को भी, अपने आस-पड़ोस के लोगों की भी, मैंने उसको जी, सबको पॉज़िटिव में लेना स्टार्ट किया। मैंने कहा हाँ जी, हाँ जी। तो आज की डेट में वो खुद ही आके बोलते हैं कि अरे बड़ा अच्छा खेलते हो। मैं समझ जाता हूँ मैंने ये समझा इन्होंने कहीं न कहीं कुछ ना कुछ इन्होंने पढ़ा है लाइक हुँ, हुँ। क्योंकि पहले के टाइम पर सोशल मीडिया सपोर्ट नहीं था पैरा एथलीट्स के लिए। जी, ना ही मीडिया कवरेज थी। बिल्कुल। आफ्टर 2020 हुँ, हुँ। टोक्यो पैरालंपिक्स में तब से चेंजेस आने स्टार्ट हुए हैं इंडिया में क्योंकि हमारे इंडिया में उस समय 7 मेडल्स थे पैरालंपिक्स में जी, और बैडमिंटन में काफ़ी अच्छे मतलब मेडल्स आए थे। 1-2 गोल्ड थे, 1 सिल्वर था, 1 ब्रॉन्ज था, 5 मेडल्स तो हमने ही दिए थे सर बैडमिंटन में। तो जी। तब से चेंजेस आने स्टार्ट हुए हैं।
तो मीडिया कवरेज को काफ़ी मैं मतलब थैंक यू बोलूँगा क्योंकि उन्होंने चेंजेस लाने स्टार्ट किए हैं। जी। तो अगर आप ध्यान दें तो आपने ये चीज़ भी गौर करी है कि जी, मेंटल टफनेस खिलाड़ी के परफॉर्मेंस से कहीं न कहीं स्टीरियोटाइप्स जो एक होता है इवन एट रूरल लेवल, तो कहीं न कहीं उसमें भी बदलाव आते हैं। जी, तो अक्षत, अगर हम बात करें, अगर आप अपने पूरे करियर को अभी यहाँ से देख नज़र डालें अगर, तो सबसे वैल्यूएबल लाइफ लेसन या मेंटल लेसन जो आपने सीखा है, क्या है? सर मैंने यही चीज़ सीखी है कि आप अपने पैशन के लिए लगे रहिए, हार्ड वर्क कीजिए उसके लिए जी, और कहीं न कहीं लास्ट में आपकी जो मेहनत है, जो आपका हार्ड वर्क है, वो कहीं न कहीं आप वो रंग लाता ही है। जी, आप उस पे अपने जो आपके अचीवमेंट्स हैं, वो आपको अचीव हो जाएँगे। जो आपको लगता है ये कोई अचीव करना था, अपने हार्ड वर्क करते रहिए बस अपने पैशन के लिए। जी। काफ़ी अच्छा विचार है आपका और काफ़ी अच्छा मैसेज भी है ये आने वाले नए एथलीट्स के लिए भी या वैसे एथलीट्स जो अभी अपने करियर को स्टार्ट कर रहे हैं। जी, तो थैंक यू। अक्षत, अगर बात करें कि अगर आपको मौका दिया जाए कोई एक चीज़ बदलने के लिए जी, जिसमें कि जो आज के डेट में मेंटल प्रिपरेशन हैंडल होता है जिस तरह से पैरा एथलीट्स के लिए इंडिया में, तो जी। अगर उसमें कहीं बदलाव की ज़रूरत हो और आपके पास मौका हो, तो आप ऐसी कौन-सी एक चीज़ बदलना चाहेंगे इस जी। संबंध में? सर मैं अगर मेंटल हेल्थ के लिए बोलूँ इस चीज़ में तो मैं यही कहूँगा कि जो स्टार्टिंग जो फ़ेज़ है पैरा एथलीट्स का या एथलीट्स का, जी, स मैं उसमें स्टार्टिंग में उनको सपोर्ट मेंटर और साइकोलॉजी टीम्स का सपोर्ट देना चाहूँगा। क्योंकि हमारी कहीं न कहीं परफ़ॉर्मेंस उसी की वज़ह से डाउन्स हो जाती है। जी। और अगर हम अपने अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं, काफ़ी अच्छा ये बातचीत रही हमारी आज की। तो जी, अगर मैं बात करूँ कि आप अपने एक्सपीरियंस से कोई एक एडवाइस देना चाहें, जो नए पैरा एथलीट्स आ रहे हैं या एथलीट्स आ रहे हैं वर्ल्ड बॉडी में भी, जी। जो या फिर वैसे एथलीट्स जिनको डिसेबिलिटीज़ है किसी तरह की और उनको मेंटल चैलेंजेस अगर फेस करते हैं वो अपने स्पोर्टिंग करियर में ख़ास करके, जी। तो आप उन्हें क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, एडवाइस देना चाहेंगे? सर मेरा ये कि मैं पहले भी कई सारे मैंने इंटरव्यूज़ में और कई सारे सेशंस में बोला है कि आप खुद से घर से कदम निकालिए, आपका हाथ पकड़ने सभी आएँगे। आप खुद से मेहनत के लिए नि आइए कि हाँ, मेरे को मेहनत करनी है। आपके सपोर्ट में पूरे जहान आ जाएगा या पूरी दुनिया आ जाएगी। बोलते हैं ना कि आप अपने अपने पैशन के लिए घर से कदम तो निकालिए एक बार। जी। जी, तो आपका ये मानना है कि अगर आप अब जो पहला कदम होता है वो खुद लेना होता है, खुद लेना होता है। जी, बाकी फिर रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं बनते जाते हैं। और कहीं ना बनाना पड़े तो वहाँ आपको मदद मिलती है रास्तों को बनाने में भी। डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली और आज की डेट में मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि आज की डेट में सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, मीडिया कवरेज इतना अच्छा हो गया पैरा एथलीट्स के लिए भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पे मतलब काफ़ी सपोर्ट्स हो चुका है पहले के कंपैरिज़न में। हम ये नहीं बोल सकते कि अब हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा। एटलीस्ट अगर हमारे पास मेहनत करने का मन है तो ज़रूर मिलेगा सपोर्ट। रास्ते खुद अपने आप बनते जाते हैं बट घर में बैठे-बैठे तो नहीं होगा सर। ये चीज़ बिल मेरी एडवाइस है नए एथलीट्स के लिए कि एटलीस्ट खुद से आइए, घर से बाहर निकलिए। जी, रास्ते अपने आप खुलेंगे। जी। अक्षत, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, जो आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर की, अपनी स्टोरीज़ शेयर करी और जो मैसेज आपने दिया आने वाले खिलाड़ियों के लिए, वो काफ़ी उन्हें भी मदद करेंगे इस चीज़ में, इस खेल में और अपने खेल को अच्छा बेहतर बनाने में। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इसके लिए समय दिया। काफ़ी थैंक यू काफ़ी सर। शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर एंड आपका भी वेलकम सर कि आपने मतलब मेरे को सेशन हुआ हमारा और आपका, उसके लिए थैंक यू सर। यू आर मोस्ट वेलकम अक्षत। जी। आप सुन रहे थे भारत में खेल मनोविज्ञान और हमारे साथ थे अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी अक्षत रुहेला।